नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम मेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डेली रात्रि 8 बजे आने वाली क्लास में आज अपन सॉल्यूशन करेंगे 9 दिसंबर 2020 को जो थर्ड शिफ्ट में दिल्ली पुलिस का पेपर आयोजित हुआ था। उसमें गणित के कितने प्रश्न आए थे? 15 प्रश्न आए थे और उन प्रश्नों को अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। किस प्रकार से अपन ऑप्शन की सहायता से कम टाइम में आंसर तक अब कैसे पहुंचेंगे, ये सभी चीज़ें अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैथमेटिक्स अगर आपको आता भी है तो आपको ऑप्शन का यूज करते हुए एग्जाम को किस प्रकार से वहाँ पे क्वेश्चन करने की कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे सोल्व कर सकूँ और टाइम मेरा बचा सकूँ, ताकि एक बार मैं रिव्यू कर सकूँ पेपर को कि कहीं गलत तो मेरे से नहीं हो गया। इसलिए यहाँ पर अपने स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइबर कर दीजिए, आपके दोस्तों से करवा दीजिए। जैसे जैसे हमारा चैनल सब्सक्राइबर होता जाएगा हमको भी मोटिवेशन मिलता जाएगा और हम भी आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें यहाँ पे करेंगे। हम लगभग यहाँ से 15 से 16 पेपर आपके लिए सॉल्यूशन करवा चुके मैं दिल्ली पुलिस के अब तक, जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अपन ने करवाए 15 प्रत्येक शिफ्ट के अलग अलग। तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए बिना किसी देरी के अपने यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 6,455 हो जाती है। वही धनराशि पहले से दोगुनी ब्याज दर पर 2.5 वर्षों में x हो जाती है। यदि दोनों ही स्थितियों में ब्याज दर, ये देखो यहाँ पे दोनों स्थिति में क्या बोल रहे हैं, जो ब्याज दर है वो चक्रवृद्धि है, तो x का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्याज दर क्या है? 10% है और 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? तो आपको पता है कि 10 साल को 10 ब्याज अपन 2 साल के लिए तो इस प्रकार से जोड़ लेते हैं, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10/100। तो इससे कितनी निकल के आ जाएगी? यहाँ पे 21 निकल के आ जाती है। इसी प्रकार से अपन 3 साल की निकालेंगे तो अपने 3 साल की कितनी निकल के आ जाएगी? 3 साल की निकल के आ जाएगी 33.1%। कितनी आ जाएगी? 33.1% यहाँ पे आ जाएगी। अब 33.1%, अब देखो राशि हो रही है यहाँ पे, भाई ये तो क्या है, ब्याज आएगा 33.1%, राशि अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो देखो यहाँ पे अपन निकालेंगे कि 100%, तो 100 को 33 में जोड़ दिया मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, तो ये होगा कितना? 133.1। इसका मान मेरे को कितना दिया हुआ है? 6,055 दिया हुआ है, ठीक है। और 100 का मान अब मेरे को निकालना है, राशि मूल राशि प्रिंसिपल मेरे को निकालना है यहाँ पे, ये लो। अब देखो यहाँ पे 1 जीरो दशमलव उठाने के लिए मैंने यहाँ जो आर में दशमलव, इसको कैंसिल करने के लिए 1 जीरो मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया। अब देखो यहाँ पे 13 से 31 आ रहा है, इसको इससे गुणा करूँगा तो कितने पर जाएगा? 5 पर कट जाए। 5 को 1000 से करूँगा तो जो इसका राशि दी गई है वो राशि कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 5000 राशि। मूलधन कितना है यहाँ पे? 5000 है। अब देखो बात करेंगे यहाँ पे आगे, ये बोल रहा राशि वही है, दुगुनी ब्याज दर पर दे रहा। अभी ये तो यहाँ तक काम खत्म हो गया। अब बोल रहा दुगुनी ब्याज दर, पहले से दुगुनी ब्याज दर पर, पहले कितनी? 10% थी, अब कितनी हो गई? 20%। और दोनों स्थिति में चक्रवृद्धि है। तो जिस प्रकार से अपने यहाँ निकाले थे, यहाँ पे 20-20 पुटअप करके मैं यहाँ पे 2.5 वर्षों को निकाल लूँगा। और जैसे जैसे मैंने 20 वर्ष का 2.5 वर्षों को निकाला तो मेरी ब्याज दर कितनी आ गई? यहाँ पे ब्याज कितना बनेगा मेरे पास में? 58.4 बनेगा। कितना बनेगा? 58.4% बनेगा ब्याज यहाँ पे, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे बताई है ना ये निकालना, उस प्रकार से आप यहाँ 20% के हिसाब से निकाल लेंगे तो 58.4% आ जाएगा। अब ये बोल रहा है राशि हो रही है, तो यहाँ पे जो, या तो आप ब्याज निकाल के राशि में जोड़ दो 5000 में, ये डायरेक्ट आप कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखो अपन यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे 5000 का 158.4% निकाल लेंगे अपन, ये राशि अपने यहाँ पास में आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये जीरो ये दशमलव से कैंसिल हो जाएगी, यानी 1584 को 5 से मेरे को गुणा करना पड़ेगा। 1584 यहाँ पे जो है उसको गुणा करना पड़ेगा किससे? 5 से। 2 जीरो आ गई, 40 और 2 42, 2 आ गए यहाँ पे। अब देखेंगे ऑप्शन, देखेंगे अपने ये एक ही ऑप्शन है जिसमें अपना दाएं का अंक क्या है? 2 है, तो ऑप्शन 2 नंबर लीजिए, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 7,920 हो जाएगा। एग्जाम में आपको इस प्रकार से टाइम अपना बचाना ऑप्शन के यूज से। ये बोल रहे हैं विभाजन क्रिया में क्या है? भाजक जो भागफल का, आपने ये अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ कि भाज्य, क्या पढ़ा हुआ कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, प्लस में होता है यहाँ शेषफल,
यहाँ अपने चित्रेश पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल होता है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ शेषफल कितना दिया हुआ है मेरे को 56 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 56 शेषफल लिख लिया। अब बोल रहा है जो भाजक है वो भाग शेषफल कितना 12 गुणा है, तो ये 12 गुणा यहाँ पे 56 का ले लिया मैंने। अब ये बोल रहा जो भाजक है भागफल का 32 गुणा है, तो देखो यहाँ पे भाई भाजक चेंज थोड़ी होगा, भाजक तो 12 इंटू 56 ही रहेगा, तो भागफल कैसे निकालेंगे मैं, भागफल यहाँ पे निकालने के लिए 12 इंटू जो 56 है इसको बराबर कर दूंगा, भाजक का कितना है 32 गुणा, तो भाजक मैंने x मान लिया, भाई वैल्यू तो इसकी बराबर रहेगी, इसकी वैल्यू बराबर रहेगी, तो x इंटू 32 होगा यहाँ पे, ठीक है, x इंटू 32 होगा यहाँ पे। 8 से काट दो 4 बार, और 8 से काट देंगे 7 बार, 4 से फिर 3 बार काट देंगे, तो मेरे पास में जो भागफल है कौन सा ये भागफल है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 21 निकल के आ जाएगी, 21 निकल के आ गई। अब ये तो मेरे को इसको निकालना तो 56 मैंने यहाँ से कॉमन ले लूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 12 इंटू 21 करूँगा, क्या करूँगा मैं 12 इंटू 21 करूँ 252 आ जाएगा, 252 में एक यहाँ से बचेगा, क्योंकि ये तो भाई 56 इंटू 1 है, तो यहाँ पे कुल मिला के मेरे को 56 इंटू कितना मिल जाएगा यहाँ पे 253, कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे मेरे को 253 प्राप्त हो जाएगा। अब 56 इंटू 253 में जैसे करूँगा तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 36 18, इकाई अंक 18 आएगा, और इकाई अंक एक ऑप्शन में यहाँ पे 8 है, यानी इकाई अंक क्या आ जाएगा 8 आएगा, और इकाई अंक 8 आएगा तो ऑप्शन 1 में ही इकाई अंक 8 है, तो ऑप्शन 2 नंबर इज करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 23,808 की धनराशि को ABCD के बीच इस प्रकार बांटी जाती है, AB के हिस्से 8:9, BC के हिस्से और CD के यहाँ पे हिस्से दिए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन जब यहाँ पे अपन करेंगे A अनुपात B, क्या करेंगे यहाँ पे A अनुपात B, उसके बराबर A अनुपात B के बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 8:9 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 8:9 दिया हुआ है। फिर करेंगे अपन B अनुपात C, इसके बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3:5 दिया हुआ है, और C अनुपात अपन करेंगे यहाँ पे D, तो उसके बराबर C अनुपात D के बराबर कितना दिया 1 अनुपात यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है, 1 अनुपात यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, वैसे उल्टा एन बना के कर सकते हो, यहाँ पे B दोनों जगह कॉमन है, क्या है B यहाँ पे दोनों जगह कॉमन है, तो यहाँ 9 है तो यहाँ पे भी 9 करेंगे, तो 9 के लिए इसको वाला जो अनुपात है इसको मैंने क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जब भाई यहाँ देखो यहाँ C है, यहाँ है C, अभी यहाँ पे C की जब वैल्यू 15 आ गई तो यहाँ भी क्या निकालनी है मेरे को वैल्यू 15 निकालनी है, तो 15 निकालने की नहीं आता, एक है तो इसको मैं इस वाले समीकरण कितने से गुणा कर दिया मैंने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 15 से। अब देखो यहाँ पे अनुपात क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना अनुपात जब A अनुपात B अनुपात C डब अपन निकालेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ से आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा ये 8 अनुपात B का देखो 9 निकाल लिया था अपन ने, C का निकाल लिया था यहाँ पे 15, और D का यहाँ से आ जाएगा 30, ये मेरे पास में अनुपात प्राप्त हो गया। अब बोल रहा है B के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी, अब टोटल अनुपात का मान निकाल लो, टोटल अनुपात कितना 8 9 17 और 15 32 और 30 62, कितना हो रहा है 62 हो रहा है। 62 का मान मेरे को कितना दिया हुआ भाई, यहाँ पे 62 का मान दिया हुआ है 23,808 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 23,000 मेरे को 808 दिया हुआ है। अब मान किसका निकालना है, B का निकालना है, तो मान मेरे को निकालना है यहाँ पे 9 का, किसका 9 का निकालना है। अब यहाँ से अपन देखो सोल्व करेंगे, तो ये 9 इंटू क्या करूँगा मैं 23,808 कर दूंगा, 9 इंटू 23,808 कर दूंगा, तो मेरे को यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ प्राप्त हो जाएगा मेरे को 21,4272, ये मेरे को प्राप्त हो गया। अब इसमें भाग दूँ किसका मैं 62 का, अब 62 का जैसे भाग दिया मैंने इसमें, तो भाग कितने बार जाएगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे भाग जाएगा 3,456 बार, कितनी बार जाएगा 3,456 बार यहाँ पे भाग जाएगा, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3,456 राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, स्थिर जल में एक नाव की चाल क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है स्थिर जल में। अब ये जलधारा के बहाव की विपरीत दिशा में गए, तो भाई
पानी की धारा इसको स्पीड को क्या करेगी, कम करेगी, 60 किलोमीटर जाती है। और जल धारा के बहाव की दिशा में आरंभिक बिंदु पर वापस भी लौट आती है। पूरी यात्रा में उसको 4 घंटा 10 मिनट का समय लगता है। जल धारा के बहाव की दिशा में 136.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए ये चीज़ आपको पता है कि जब धारा की दिशा में जाएगा तो धारा की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी, मतलब नाव की स्पीड बढ़ जाएगी और धारा भी तो धकेलेगी ना उसको। और जब बात करें यहाँ पे विपरीत दिशा की तो स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, क्योंकि ये विपरीत में चलती है। अब यहाँ पे स्पीड इसकी क्या है, यहाँ पे देखेंगे अपन तो इसकी क्या है, यहाँ पे दूरी बराबर है, दूरी बराबर है 60 किलोमीटर गई और 60 किलोमीटर वापस आ गई, तो 60 तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब देखो आपका सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। किसके बराबर है ये, टाइम यानी टी के बराबर। अब आप टोटल निकालने की जाने भाई, दूरी तो इसकी फिक्स है तो इसलिए मैंने कॉमन ले लिया। अब जाने की स्पीड आप देखेंगे यहाँ पे तो कितनी हो जाएगी, धारा की दिशा में तो इसकी स्पीड हो जाएगी 30 प्लस का x हो जाएगी, 30 प्लस का x हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये फिर वापस से भी आएगी विपरीत दिशा में तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगी भाई, स्पीड माइनस तो होगी, ये स्पीड होगी माइनस। अब ये टोटल टाइम कितना लेती है यहाँ पे, 4 घंटा और 10 मिनट का टाइम ले रही है। 4 घंटा और 10 मिनट का जैसे टाइम ले रही है तो उसको लिख सकते हैं अपन घंटे में चेंज करके 10 मिनट को भी 25 बटा कितना आएगा यहाँ पे, 25 बटा 6 आ जाएगा, ठीक है। इतने घंटा ये ले रही। अब अपन करेंगे इसको सोल्व। देखो यहाँ से अपन जैसे इसको सोल्व किया मैंने तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 6, x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से 6 निकल के आ जाएगी। इसको आप आसानी से सोल्व भी कर सकते हैं, सोल्व हो जाएगा ये। और x की वैल्यू यहाँ पे 6 निकल के आ गई। अब बोलो जल धारा की बहाव की दिशा में, अब जल धारा की बहाव की दिशा में करेंगे तो भाई 30 तो स्पीड नाव की है और बहाव की दिशा जाएगी तो 36 की स्पीड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी स्पीड, यहाँ पे 36 हो जाएगी। तो 100 जो 36 है .8 है, 136 पॉइंट क्या है यहाँ पे 8 है, उसमें भाग किसका देना मेरे को, 36 का। 136.8 में भाग देना किसका, 36 का। अब देखो 36 से यहाँ पे भाग देंगे अपन तो भाग कितने बार जाएगा, अगर ये 40 होते हैं यहाँ पे सोचो, 35 होते हैं, मान लो 35 मान लिया मैंने, तो 35 का 3 बार करेंगे तो 105 होता, और 4 बार करेंगे तो 140 होता, 140 होता। तो 3 से ज़्यादा आएगा, लगभग 4 के आसपास आएगा। अब आपको अगर आप देना चाहो तो दे सकते हैं वैसे, पर नहीं आप देने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। अगर इस बार जो हर है इसको मैं क्या मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे इसको मान के चल रहा हूँ ये 35, तो कम माना मैंने, यहाँ पे 36.8 ही है, तो इसका 8 4 बार किया तो 40 आता है, 40 140 के पास में कि 105 के पास में, 140 के पास में, तो आंसर इसका 4 के आसपास ही आएगा, नहीं 4 से कम आएगा, तो 3.8 ही राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन की सहायता करेंगे तो आपको टाइम वहाँ पे कम लगेगा एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि सरलीकरण का क्वेश्चन है, क्या सरलीकरण का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करते टाइम में विशेष ध्यान रखना है। इस चीज़ें मैंने पहले बताई थी कि इसको विशेष ध्यान नहीं रखना है, कहीं इसमें मान लो प्लस माइनस भी हो गया तो ये हो जाएगी एरर। 4/3, फिर ये भाग का चिन्ह है तो इसको गुणा कर दिया मैंने हंस को हर में और हर को हंस में चेंज कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा 5/18। फिर मल्टीप्लाई ओप का मतलब तो ओप का भी चेंज हो जाएगा, 6 बटा यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 माइनस 5/6 इंटू 2/3, 2/3, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस का चिन्ह, और ये जो ब्रैकेट है इसको अपन करेंगे यहाँ पे भाई 91 है, इसमें से 10 अपन 28 9 तो 82 बच जाएगा। यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया हुआ है कि बार कैसे हटाते हैं, और एक अंक पे 0 है और 10 मतलब एक अंक पे बार है तो 9 आ गया, एक पे नहीं है तो 0 आ गया। फिर अपन क्रॉस का चिन्ह लगा दें बाकी जगह, और ये 82 है बटा 99 आएगा यहाँ पे, लेकिन उसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 99 है, बाकी चिन्ह की वजह से क्या कर दिया अपन ने उसको उल्टा कर दिया, कितना हो जाएगा 99/82 हो जाएगा। अब ये इसके 82 है ये यहाँ पे, और गुणा में क्या है यहाँ पे 2/11 है, ये 2/11 आ गया यहाँ पे। अब
देखो 82 से कैंसिल करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो 82 से के हो जाएगा, 11 को 9 से करेंगे तो 99 हो जाएगा, 2 को 10 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये जो ब्रैकेट ये वाला जो मान है इसका तो 1/5 अपने को प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? 1/5 यहाँ पे अपने को प्राप्त हो गया। फिर प्लस कर देंगे यहाँ पे, देखो 2 से 3 बार काट देंगे तो यहाँ प्राप्त होगा माइनस का 5/9, 5/9 प्राप्त हो गया यहाँ पे। और यहाँ से देखो जो काटेंगे अपन 5 से तो 5 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 6 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया यहाँ पे 4/9। 4/9 तो क्या है? प्लस का, माइनस का 5/9 क्या है? माइनस का है, तो 1/5 बच गया। क्या बच जाएगा? 1/9, सॉरी 1/9 बच जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के अपन को बचेगा 1/5, तो 1/5 तो बचेगा प्लस का, और 1/9 बचेगा यहाँ पे माइनस का। अब यहाँ पर अपना एलसीएम लेंगे तो 9 और 5 में का अंतर है 4, नीचे 45 आ जाएगा, 4/45 राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन यहाँ पे। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर। अब देखो यहाँ पे अपन को 20, 30 और 24 का लेना है एलसीएम। अब मैंने इनका एलसीएम लिया है यहाँ पे 30, 20 और 24 का, तो एलसीएम कितना आ गया? 120 आ गया। तो ए जो प्लस है यहाँ पे बी, ए प्लस बी है, इसकी क्षमता निकालूंगा मैं। 20 दिनों में कर रहे हैं तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 6 आ जाएगी दोनों की। और बी प्लस सी की अपन क्षमता निकालेंगे, तो बी प्लस सी कर रहे हैं उसकी क्षमता आ जाएगी 4 आ जाएगी। 30 दिनों में कर रहे हैं तो 30 का भाग दे दिया अपन ने 120 में। और सी प्लस ए की जब क्षमता मैं निकालूंगा यहाँ पे, सी प्लस ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 5 आ जाएगी। 24 5 120 होता है। अब बोल रहा है बी अकेले उस काम के 2/3 भाग को कितने समय में पूरा करेगा? 2/3 भाग को कितने समय में पूरा करेगा? अब पहले मेरे को निकालनी है बी की क्षमता। क्या निकालनी है? यहाँ पे बी की क्षमता यहाँ पे मेरे को निकालनी है। अब देखो जब बी की क्षमता निकालने की बात आती है यहाँ पे, काम कितना है? 120 है, 120 है। अब बी की क्षमता निकालूंगा तो जिनमें बी है उनको जोड़ दूंगा, और जिनमें नहीं है उसको घटा दूंगा। तो ये पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण, और ये हो गया कितना? तीसरा समीकरण। तो अपन लेंगे यहाँ पे 1 प्लस 2 को तो जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 को जोड़ दिया, 3 को मैंने इसमें माइनस कर दिया। तो जो बी की क्षमता यहाँ पे निकालेंगे अपन इसको सोल्व करके, तो बी की क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ पे? 5/2 कितनी आ जाएगी यहाँ पे? बी की क्षमता 5/2 आ जाएगी। अब देखो बी अकेले उस काम के 2/3 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? काम कितना है? 120 है, उसका 2/3 करेंगे अपन, 2/3। तो 2/3 किया तो उसका कितना आ गया? 2/3 80 आ गया। कितना आ गया? 80 आ गया। अब बोल रहा है 80 को 5/2 की क्षमता से कितने दिनों में करेगा? तो 5/2 को मैं भाग दे दूंगा इसमें, 5/2 को मैंने इसमें भाग दे दिया। अब 5/2 का जैसे दिया तो 16 5 ये कितना हो गया यहाँ पे? 80, 16 आ गया, 16 पर गया, और 2 को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो 32 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कितने दिनों में पूरी करेगा? 32 डेज में ये पूरी कर देगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक वर्ताकार बगीचे का व्यास कितना है? 140 मीटर है। इसका क्षेत्रफल उस आयताकार मैदान के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 11:7 है। आयताकार मैदान का परिमाप मीटर में क्या होगा? अब वर्ताकार बगीचे के व्यास तो 140 मीटर है। कितना है? 140 मीटर है यहाँ पे। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी त्रिज्या? यहाँ पे 70 हो जाएगी। अब बात करेंगे क्षेत्रफल की। क्या किसकी बात करेंगे अपन? क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो πr² जो फॉर्मूला है इसमें अपन क्या करेंगे? मान पुटअप करेंगे। जैसे मैंने इसमें मान पुटअप किया तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया 15,400। कितना आ गया? 15,400। अब ये 15,400 है किसके बराबर है? एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसके भुजाएं हैं। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो इसकी 11x इंटू 7x हो गई। क्या हो गई? 11x इंटू यहाँ पे 7x मैंने मान लिया। क्यों? इसकी जो भुजाओं का अनुपात दिया हो मेरे को, तो 11 इंटू 7 करो 77 हो जाएगा। 77 का 54 करूँगा 200 हो जाएगा। यानी यहाँ पे x² बराबर हो रहा है, मेरे को प्राप्त क्या हो रहा है? 200 प्राप्त हो रहा है। 200 प्राप्त हो रहा है तो x बराबर हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। 10√2 यहाँ पे 2 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? x का जो मान है 10√2 निकल के यहाँ पे आ जाएगा। बात करेंगे इसके परिमाप की। परिमाप याद करवा रहा है तो परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई।
लंबाई प्लस का चौड़ाई होती है 2। अभी यहाँ पे 11x प्लस का 7x करूँ तो कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा, इंटू 18x हो जाएगा। अब x की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे, कितनी आ जाएगी, 10 रूट का 2। x की वैल्यू ये हो गई यहाँ पे। अब x की वैल्यू ये हो गई तो 18 दूनी का 36 और 360 रूट का 2 आंसर यहाँ पे प्राप्त अपने को हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ए की आई बी की आई से 125% अधिक है और सी की आई ए और बी की कुल आई से कितनी है। तो देखो यहाँ पे लेंगे अपन ए और ये लेंगे बी और ये लेंगे यहाँ पे सी। अब बोल रहा है ए की आई है ना बी की आई से सॉरी, ए की आई बी की आई से 125% अधिक है। तो मान लो यहाँ पे जब बी की आई 100 है, क्या बी की आई 100 है तो ये हो जाएगी 225, किसकी हो जाएगी 225 यहाँ पे ए की। अब बोल रहा है सी की जो आई है ना ए और बी की कुल आई से 60% कम है, 60% कम है तो इसका मतलब 40% है। अब 40% हो जाएगा यहाँ कितने का, दोनों जोड़ लेंगे 325 हो जाएगा, 225 और यहाँ पे 100 जोड़ेंगे तो 325 है, इसका कितना निकाल लेंगे यहाँ पे 40%। अपन निकाल लिया यहाँ पे 40% निकाल लिया, 325 का 40% अपन निकाल लेंगे यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे 340 का जैसे 25% निकाला यहाँ पे, सॉरी 325 का मैंने निकाला यहाँ पे 40%, तो कितना आ गया यहाँ पे 130 प्राप्त हो गया। अब देखो मेरे पास में रेशो यहाँ पे बन गया 225 अनुपात 100 अनुपात 130। अभी क्या ज्ञात करवा रहा है, बोला सी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है। अब सी की आई 130 है और ये कितना 225 है, दोनों में अपन डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे तो 95 का डिफरेंस है दोनों में। कितने का डिफरेंस है, 95 का डिफरेंस है। तो देखो 95 यहाँ इसका मान रख देगा अपन 225 की तुलना में कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, तो ये इंटू प्रतिशत के लिए मैंने कर दिया किससे 100 से गुणा कर दिया। और यहाँ से जैसे कोई राशि कट रही है उसको अपन यहाँ पे काट देंगे तो ये 5 से कट जाएगा 45 और ये हो जाएगा कितनी बार 19 बार, 19 टाइम कट गया, ये 45 हो गया। अब मेरे पास में यहाँ पे जो प्राप्त है कि 45 का भाग देना है मेरे को किसमें 1900 में, किस में देना है भाग मेरे को 1900 में देना है। तो देखो यहाँ से जैसे मैंने भाग स्टार्ट किया तो 180 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया यहाँ पे 180 प्राप्त हो गया भाई। अब बच गए यहाँ पे 10, फिर 100 हो जाएगा, फिर 2 बढ़ जाएगा, फिर बच जाएगा 90, फिर बच जाएगा यहाँ पे 10, फिर 0 करेंगे पॉइंट लगाए, फिर 2 42.2 हो जाएगा। यहाँ पे कितनी कम है 42.2 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे, यदि लंबवर्ती शंकु की जो त्रिज्या है उसको 20% कम कर दी जाए और इसकी ऊंचाई 60% बढ़ा दी जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबवर्ती जो शंकु है उसका आयतन सूत्र होता है 1/3। आपको इस तरीके के सवाल में जो फॉर्मूला है उसको ध्यान रखना जरूरी है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बात करेंगे अपन इसके आयतन का ये सूत्र होता है और यहाँ पे जो त्रिज्या का डबल बार रिपीटेशन होता है ऊंचाई का एक बार होता है, ऊंचाई एक बार होता है। अब देखिए यहाँ 20% कम कर रहा है यहाँ पे तो 20 + 20 कर देंगे अपन, यहाँ पे डबल बार रिपीटेशन हो रहा है तो 20 प्लस का 20 माइनस 20 इंटू 20 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसको दो तरीके से कर सकते हैं अपन, यहाँ पे डायरेक्ट बिना मान का यूज किए परसेंटेज के बेस पे भी अपन इसको कर सकते हैं। यहाँ पे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 और 20 40 है, 40 में से 4 कम कर देंगे 36%, तो क्या हो जाएगी इस मान में कमी हो जाएगी किसी वजह से, त्रिज्या की वजह से। लेकिन अब बोल रहा है 60%, तो उसको क्या कर रहा है बढ़ा रहा है। तो देखो माइनस का 36 प्लस का 60 और प्लस का क्या आ रहा है यहाँ पे 60, फिर माइनस 36 इंटू 60 बटा यहाँ पे हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। 36 को 6 से मल्टीप्लाई अपन जैसे करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 6 यानी 21.6 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 21.6 क्या है माइनस का, एक तो ये माइनस का हो जाएगा, एक ये 36 माइनस का, दोनों को अपन ऐड करेंगे यहाँ पे तो कितना 57.6 हो जाएगा, 57.6 हो जाएगा। और यहाँ पे 60 क्या है प्लस का है, 60 प्लस का है और इसमें से सीधा सीधा अपन 57
57.6 आ रहा है मेरे पास में, ठीक है। तो इसको 58 मान लो, 58 कम करूँगा 2 बच जाएगा, 0.4 और आ जाएगा, 2.4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, आपको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पर ये तरीका यहाँ इजीली सही रहेगा, परसेंटेज बेस पे ज़्यादा इसको कैलकुलेशन में करने में अपने समस्या यहाँ पे नहीं आ रही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के बाद में कितनी हो जाती है, 12,672 हो जाती है, 12,672 हो जाती है। 8 वर्षों के बाद में 15,744 हो जाती है। तो ये बोल रहा है उस धनराशि के लिए धनराशि ज्ञात करनी है, इसके बाद में 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3/1/3 वर्षों का साधारण ब्याज जो अपने को निकालना है। तो देखो अपन निकालें सीधा 8 साल का, 8 साल का भाई कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे, 8 साल का आ रहा है 15,744। 4 साल का निकाल लेंगे अपन, 4 साल का आ रहा है यहाँ पे 12,600 कितना आ रहा है, 12,672 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे अपन निकालेंगे अंतर, कितना अंतर आ रहा है भाई, 4 साल का अंतर आ रहा है, और यहाँ अंतर निकालेंगे तो यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, 3,072 का, 3,072 का अंतर आ रहा है। तो अपन 1 साल का अंतर निकाल लेंगे यहाँ पे, कितने निकालेंगे, 1 साल का ये जो 4 आ रहा है इसका बाद दे दूँ भाई, 4 साल में कितने का डिफरेंस आ रहा है। साधारण ब्याज में डिफरेंस क्या चलता है, ब्याज हमेशा समान चलता रहता है। तो 4 साल में ब्याज कितने का बढ़ा, 3,072 का बढ़ा, तो इसमें ब्याज में मैं बाद दे दूँगा 4 साल का, तो 1 साल का मेरे को निकल के आ जाएगा यहाँ पे 768, 1 साल का निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो शुरुआत में तौर पर देखोगे आप, यहाँ पे शुरुआती तौर पर देखोगे आप तो 4 वर्ष के बाद में 12,672 है, 12,672 में से 3,072 कम कर दूंगा तो मेरे को आप मूलधन निकल के आ जाएगा। तो 12,672 जो यहाँ पे राशि प्राप्त है, इसमें से मैंने ये 4 साल का ब्याज कम कर दिया। यहाँ पे 4 साल बाद में इतनी राशि हो रही है 12,672, उसमें से मैंने ब्याज जैसे कम किया तो इसका जो प्रिंसिपल है, यानी पी बोल दो प्रिंसिपल, यानी जो मूलधन है इसका वो कितना आ गया, निकल गया यहाँ पे, वो अपने को प्राप्त हो गया यहाँ पे 12,772 था, उसमें 3,000 कम करूँगा तो यहाँ पे वो प्राप्त हो जाएगा मेरे को, कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 9600, 9,000 यहाँ पे 600, ये क्या आ गया 9,600 यहाँ पे मूलधन आ गया, 9,600 यहाँ पे मूलधन आ गया। अब बोल रहा है अपन को इसमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी उसी धनराशि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से 3/1/3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, 3/1 साधारण ब्याज अपने को यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे देखो अपने को प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, अपने को मूलधन प्राप्त है यहाँ पे, और दर आ गई यहाँ पे 3 अपन दर कितनी यहाँ पे 10% है, और जो टाइम पीरियड है वो कितना भाई, यहाँ पे टाइम पीरियड है 3/1/3 यानी 10/3, 10 ये हो गया 3 यहाँ पे, 2 जीरो से 2 जीरो सीधी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल हो गए 2 जीरो, 3 से इसको काट दो 3200 आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना साल ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ पे 3200, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 16, 28 क्या बोल रहा है, जिसे 16, 28, 40 और 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल बचता है। इसके लिए अपन निकालेंगे यहाँ पे एलसीएम, बड़ी से बड़ी की बात हो रही है तो अपन निकालेंगे यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। अब देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे अपन, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अपन नॉर्मली तौर पे क्या होती है, 4 अंकों की बड़ी संख्या होती है 9,999, ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है। अब इनका 16, 28 और 40, 48 के जैसे मैं एलसीएम निकालूंगा यहाँ पे 16, 28 तो 16 तो हाईएस्ट पावर हो जाएगी, तो इसको तो अपन ऐसे ऐसे पुटअप कर देंगे। जैसे इसका गुणनखंड करूँगा यहाँ पे 28 का 7 से 28 और 7 यहाँ से ले लिया मैंने, और 8 5 40 तो 40 वैसे वो ले लिए, सॉरी 8 नहीं, 8 तो क्या आ गए 16 में समाहित है, तो मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा 5, क्या ले लिया मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, ये लो, और 48 से मैंने क्या ले लिया 3 ले लिया, तो मेरे पास में 16 × 5 × 3 आ गए। जैसे मैंने इनको गुणा किया तो मेरे पास में यहाँ पे प्राप्त होगा 1680, क्या एलसीएम प्राप्त हो गया इसका 1680 एलसीएम मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब देखो 1680 है, इसका मैं इसमें भाग दूंगा भाई, हाईएस्ट निकालनी है मेरे को, तो इसमें से 16 इसमें भाग दूँ किसका मैं 1680 का। तो अपन देखो भाग जब दे रहे हैं इसके अंदर तो लगभग भाग कितने पर जा रहा है इसमें भाई, अरे ये क्या उस पर काम नहीं कर रहा मार्कर, 1600
80 अब भाग में दूंगा तो इसमें जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। और जो राशि मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी 8400 प्राप्त हो जाएगी। अब 8403 से पूर्णतः क्या है? विभाजित है। 8400 तो 16, 28, 40 और 48 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। लेकिन अपन को शेषफल क्या बोल रहा है? हमें शेषफल 11 बच रहा है, तो 11 शेषफल बचने के लिए इसमें क्या कर दूंगा मैं? 11 ऐड कर दूंगा, तो जो राशि प्राप्त होगी फाइनल रूप से वो हो जाएगी 8411। अब इसके अंक को योग करेंगे, 8 4 12, 1 और 2 14 हो जाएगा। 14 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे। रेमू ने एक धनराशि का 10% क्या सुषमा को देती है, शेष धनराशि का 20% रेखा को देती है, फिर शेष धनराशि का 50% किसको देती है? सुरभि को देती है, फिर शेष धनराशि का 40% अवनी को देती है। अब उसके बाद में उसके पास में कितने बच गए? 2700 बच गए। तो सीधा देखो मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर देखो कितना जल्दी आ जाता है। यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, हमें से देखो शेष, फिर शेष, फिर शेष का ही इसमें भाग दिया हुआ है। अब 2700 राशि क्या दी है? जब अवनी को 40% उसने दे दिया, उसके बाद में शेष राशि बची हुई है, तो शेष राशि कितनी है? 60% बच गई। अब ये बोल रहा अवनी को कितनी धनराशि प्राप्त हुई? तो अवनी को जो इसके पास में प्राप्त थी राशि, उसका 40% तो दिया है इसने, तो ये लो अपने को 40 का मान निकालना है और 60% का मान यहाँ पे दिया भाई। शेष राशि उसके पास में बच गई थी। ध्यान से सुनो इसको, यहाँ पे दिया हुआ टर्म शेष जो हर जगह शेष दिया हुआ है यहाँ पे। अब ये बोल रहा है फिर शेष धनराशि 40% जब अवनी को देती है तो कितना बच रहा है? उसके पास में 60% बच रहा है। जो 60% बच रहा है उसका मान 2700 है, तो एक आगे नियम का मैंने यूज करते हैं। 2700 मान है किसका? 60% का। अब बोल रहा है अवनी को कितनी धनराशि दी गई? तो अवनी को तो भाई 40% धनराशि दी गई थी ना, तो ये आ गए 2, ये 3 और 3 से अपन काट दें 27 को कितने बार? 900 बार। और 900 को जैसे मैंने गुणा किया 2 से, तो कितना प्राप्त हो गया मेरे को? 1800। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी अवनी को कितनी धनराशि दी गई? 1800 की दी गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है अपूर्ण ने 26 किलोग्राम सेब उसने 2324 रुपये में खरीदे। उसने 2340 रुपये में खरीदे। उसने उन्हें 6 किलोग्राम जो सेब वो है के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। इसको सीधा ये समझ लो, उसने 26 किलो सेब तो पहले खरीद लिया 2340 रुपये का। अब बोल रहा है 6 किलोग्राम सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया, तो प्रत्येक किलोग्राम सेब का जो विक्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा है। तो ये मान लो 26 किलो खरीदे थे, उसने 6 किलोग्राम का लाभ ले लिया, तो उसने 20 किलो सेब बेचे। कितने बेचे? 20 किलो सेब उसने बेचे, तो 2340 रुपये की बेच दिए उसने। कितने सेब बेच दिए उसने? 20 किलो। अब उसने भाई 26 किलो खरीदे थे, उसमें 6 का लाभ कर लिया, तो मान लो 6 इसने बचा लिए, तो 2340 रुपये का जो इसका सेलिंग प्राइस था वो कितने सेबों को हो गया? कितने किलो सेबों को हो गया? 20 किलो सेबों को हो गया। तो डायरेक्ट भाग दिया, तो इसमें 117 राइट आंसर यहाँ प्राप्त हो जाएगा। यानी जो सेबों का विक्रय मूल्य है 117 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 560 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचा गया। यदि उस पर 40% का लाभ प्राप्त हुआ तो उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में कितना है? देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे करेंगे अपन 560 रुपये की कोई वस्तु है, 560 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर 20% की छूट दी, तो कितने में बेचा उसको? 80% में उसको ने बेच दिया। ये लो 80% में। अब इतने में बेचने के बाद भी उसको 40% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो 140 हो गया। ये लो, ये हो गया यहाँ पे 100 हो गया। अब यहाँ से देखो 2 0 से 2 0 कट गए, यहाँ पे सीधी काट देंगे अपन, और यहाँ से इसको काट देंगे कितने पर? 4 टाइम्स, और 4 × 80 करूँगा तो 320 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो 320 क्या हो जाएगा? वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक कक्षा में छात्रों को औसत भार क्या है? अब देखिए दोस्तों, इसको क्वेश्चन को अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जिस मेथड से कराऊंगा उस मेथड में आप क्या हो? कैलकुलेशन से पूरी तरह बच जाओगे। यहाँ पे छात्रों को औसत भार कितना है? 49 kg है। 49 kg मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली अपने रफ्तार में, मान लो। अब ये बोल रहा है कक्षा में 5 और छात्रों ने प्रवेश लिया। ध्यान से सुने, लिखने से ज़्यादा आप सुनने में ध्यान दो इस क्वेश्चन के ऊपर। कक्षा में 5 और छात्रों ने प्रवेश लिया, जिसके भार कितना है? ये तो 45 kg है, 46.8 kg है, 47.4 kg है, ये 54.2 kg और 63.6 kg है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या करूँगा भाई, पहले जो छात्र थे उनका गुणनचाश बाहर था, तब जो 5 नए छात्र हैं उनको देखूंगा गुणनचाश है कितना कम है और कितना ज़्यादा है। जो कम है उसको माइनस लगा के मार्क करूँगा, और जो पॉजिटिव है उसको प्लस लगा के मार्क करेंगे यहाँ पे। पहले जो छात्र उसको 45 किलो है, तो उसके पास में क्या है? माइनस का 4 है, ठीक है। दूसरा है उसके पास में 46.8 है, तो उसके पास में माइनस का 2.2 है। अब उसके बाद में 47.4 है, तो उसके पास में माइनस का 1.6 है। और जो तीसरा कैंडिडेट है उसके पास में 54.2 kg, यानी उसके पास में हो गया प्लस का कितना है? उसके पास में प्लस का 5.2 है।
और जो 5वां कैंडिडेट है उसके पास में उसका भारत 63.6 है, तो उसके पास में प्लस का हो गया 14.6। कितना केजी हो गया उसके पास में एक्स्ट्रा में, उसके पास से एक्स्ट्रा में हो 14.6 केजी हो गया। अब देखो यहाँ पे अपन देखेंगे भाई, ये तो दो तो क्या है अपने पास में प्लस वाले हैं, ये ज़्यादा इनका कम है, तो टोटल इफेक्ट कितने का आएगा। टोटल इफेक्ट देखेंगे यहाँ पे 12 कितना जा रहा है, यहाँ पे प्लस के 12 जा रहा है, यानी उनके अगर उनको गुणनचाश जोड़ेंगे तो उसके बाद में प्लस के उनके पास में बच रहे कितने 12। उन्होंने उनका जो अनुपात निकाल लिया अपन ने, कितने निकाल लिया, यहाँ पे गुणनचाश था तो गुणनचाश करने के बाद में उनके पास में 12 एक्स्ट्रा बच गया बाहर, उनका 12 एक्स्ट्रा बाहर बच गया। और जब 12 एक्स्ट्रा बाहर है, अब ये बोल रहा है उसके बाद में औसत जो बाहर है कितना हो जाता है 50 केजी हो जाता है। 50 केजी क्यों हो रहा है भाई, इन्होंने बांटा उनको कैंडिडेट हो, जो देख गुणनचाश तो इनका सबको हो गया, अब गुणनचाश होने के बाद में उसका बच रहा है उनके पास में 12। अब जब 12 कैंडिडेट है 50 हो रहा है बाहर, तो 50 मतलब इन्होंने एक एक बांटा सबको, समझ रहे हो इस चीज़ को भाई। इस चीज़ को समझने का मतलब यही, गुणनचाश से जब 50 हो रहा है तो औसत कितना बढ़ रहा है, औसत बढ़ रहा है यहाँ पे 1, औसत 1 ही तो बढ़ रहा है यहाँ पे। जब औसत 1 बढ़ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है 12 है, तो 12 का मतलब 1 बढ़ रहा है, तो टोटल कैंडिडेट भी क्या होंगे, जब 12 लड्डू हैं खाने भाई, 12 लड्डू खाने हैं और एक एक को एक एक देना है, तो टोटल कैंडिडेट यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कितने हैं, 12 कैंडिडेट है मेरे पास में वर्तमान में। क्या है वर्तमान में 12 कैंडिडेट है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा हो आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आप इस तरीके से करने लग गए ना, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दशमलव को गुणा करेंगे तो उस कैलकुलेशन क्या हो जाती है, लेंथी हो जाती है। तो देखो यहाँ पे देखेंगे ना अपन, गुणनचाश से क्या हो रहा है 50 हो रहा है, मेरे पास में 12 एक्स्ट्रा बाहर बच रहा है इनका, तो 12 को मैं इसमें जैसे बांट रहा हूँ तब इसका अनुपात क्या जो औसत है वो बढ़ रहा है कितना 50। तो 12 को एक बांटने पर एक औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब कैंडिडेट क्या है उसके पास में 12 है वर्तमान में। जो वर्तमान में 12 है तो भाई उसके पास में जो वर्तमान में 12 तो पहले कितने थे, वर्तमान में 12 है इसके पास में सपोज करो, तो वर्तमान में 12 होने का मतलब ये है कि 5 कैंडिडेट तो नहीं आए थे, तो पहले उसके पास में कितने थे, उसके पास पहले 7 कैंडिडेट थे। और ये बोल रहा है आरंभिक कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, आरंभिक कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, यहाँ पे 7 थी। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। देखो दूसरे तरीके से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को मैं। यहाँ पे क्या थे भाई, एक प्रारंभ में मैं क्या मान लूँगा, प्रारंभ में कैंडिडेट मान लूँगा एक्स कैंडिडेट है, पर कितने एक्स कैंडिडेट है तो 49 औसत था इनका, एक्स कर दिया मैंने गुणा प्लस में। अभी इनका जैसे देखो बाकी जो 5 कैंडिडेट आए इनका मैं करूँगा यहाँ पे, इनका क्या करूँगा यहाँ पे, बाकी जो 5 कैंडिडेट आए इनका जैसे मैं यहाँ पे इनका जो उम्र है, इनकी जो उम्र है बाहर, सॉरी इनका जो बाहर है इसको जोड़ूंगा इनको बाहर, तो कितना आ जाएगा, इनका बाहर आ रहा है मेरे पास 257 आ रहा है। अब ये टोटल कितने के बराबर हो जाएगा, अब कैंडिडेट हो गए मेरे पास में एक्स प्लस का 5 कैंडिडेट हो गए, एक्स प्लस का 5 तो मेरे पास में कैंडिडेट हो गए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये औसत अब इनका हो गया 50। ये टोटल इनकी आयु हो जाएगी, टोटल ये आयु हो गई। अब यहाँ से जैसे देखो 50x भाई यहाँ पे जैसे गुणा करेंगे यहाँ तो x का 50x हो जाएगा, 49x हो जाएगा, तो इधर तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो 50 को मैं 50 से करूँगा तो 250 आ जाएगा, 297 में से 250 इधर क्या 250 जैसे इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 297 से 250 करूँगा तो 7 प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान क्या आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है। तो x कहते हैं अपना प्रारंभिक कैंडिडेट लेके चले तो ऐसे भी ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको कैलकुलेशन होने की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी, कैलकुलेशन पेचीदा हो जाएगी। इसलिए आपको मैं सलाह देता हूँ कि जो पिछला वाला जो मेथड था अगर उस बेसिस पे आप करना सीख गए ना, तो आप अगर एसएससी का मेंस भी दोगे ना तब भी आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। और यहाँ पे जब तक दिल्ली पुलिस की एग्जाम नहीं मिलती जब तक आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। यहाँ पे जब तक आपको प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे, अपन पिछले साल के पेपर जैसे खत्म हो जाएंगे उसके बाद मॉडल पेपर यहाँ पे अपने स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आप जैसे जैसे हमको सपोर्ट करोगे तो हमारा मोटिवेशन उसी हिसाब से बढ़ता है, तो हम भी आपके लिए और भी अच्छा चीज़ें करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करोगे और अपने जो परिवार है मैथ्स बाय विक्रम बर्नार्ड उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते जाओगे। हम मैथ्स बाय विक्रम बर्नार्ड के नाम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, सब जगह आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप कहीं से भी जाके हमसे जुड़ सकते हैं और आपके जो एग्ज़ाम है उसको और भी अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो आप हमारे साथ में जुड़िए और अपने दोस्तों को जोड़िए। इसकी क्लास की PDF लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए अपने, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।